तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई बच्चों, उसके कई गुण थे। पहला तो ये था कि इन्होंने एलिमेंट्स को जो था आरोही परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखा था। दूसरा, उन्होंने अपने एलिमेंट्स के तत्वों के बीच में जो थे थोड़े बहुत गैप्स छोड़े थे, खाली स्थान छोड़े थे। उन्होंने एक पूरा ग्रुप जो था वो खाली छोड़ दिया था, ताकि भविष्य में अगर कोई एलिमेंट्स जो है प्राप्त होता है तो हमें दूसरे ग्रुप्स को न छेड़ना पड़े और हम उसको सेपरेटली ही रख पाएँ। जब वे ये तत्वों को अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने देखा कि कई एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके परमाणु द्रव्यमान में कुछ उन्होंने गड़बड़ पाई। बहुत सारे उन्होंने उनके जो आवर्त सारणी के लाभ थे, लेकिन कुछ डीमेरिट्स भी थे, यानी कुछ दोष भी पाए गए। तो पहला तो ये था कि उन्होंने आइसोटोप की पोजीशन जो थी उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा, यानी समस्थानिकों के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। समस्थानिक किसको कहते हैं बच्चों? जिन तत्वों के परमाणु संख्या समान हो और जिनके परमाणु द्रव्यमान जो हैं भिन्न भिन्न हो। तो आइसोटोप की पोजीशन के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। दूसरा, एटॉमिक मास जो उन्होंने बताया था कि हमें तत्वों को किस प्रकार से रखना है, आरोही क्रम में रखना है ना, परमाणु द्रव्यमान आरोही बढ़ते क्रम में रखना है। तो उन्होंने क्या किया, अपने इसी रूल्स को उन्होंने तोड़ दिया। कई जगह हमने देखा कि सारणी में कि उन्होंने अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को जो था पहले रख दिया, बल्कि कम द्रव्यमान वाले तत्व के से पहले उन्होंने अधिक द्रव्यमान वाले तत्वों को रख दिया। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, वो ये देख रहे थे कि अधिक वो द्रव्यमान को जो है उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे, परमाणु द्रव्यमान के ऊपर वो कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे, बल्कि वो कंसंट्रेट कर रहे थे किस पर कि उनके गुणधर्म, तत्वों के गुणधर्म मैच होने चाहिए, गुणधर्म एक समान होने चाहिए। तो इसके चलते उन्होंने क्या किया, अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को पहले रख दिया और कम द्रव्यमान वाले तत्वों को बाद में रख लिया। इसका एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है कोबाल्ट। कोबाल्ट को जो था वो निकल से पहले रख दिया, जबकि कोबाल्ट का परमाणु द्रव्यमान जो था वो 58.9 था और निकल का 58.7। तो इस प्रकार उन्होंने कुछ जो था मिस्टेक्स हुई और मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में जो थे कुछ स्थानों को जो था रिक्त छोड़ दिया था, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भविष्य में जो है कुछ तत्व जो हैं आएंगे, और ऐसा हुआ भी। तो उन्होंने क्या किया कि उनका नामकरण भी उन्होंने पहले से ही कर दिया। उन्होंने उसी समूह में रहने वाले पहले वाले जो उसी समूह में पहले जो उनको लगा कि इसी समूह में कोई ग्रुप में कोई तत्व भविष्य में आएगा, तो उन्होंने उसी ग्रुप के तत्व के आगे एका लगाकर कई खाली स्थान वहाँ छोड़ दिए, जिसमें जैसे बाद में फिर उसको देखा गया जो कि स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम के गुणधर्म जो बाद में देखे गए वो एका बोरान, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अपने माइंड से ही उन्होंने वहाँ पे ए का उपसर्ग लगाकर वहाँ जगह खाली छोड़ दी थी पहले से ही। तो एका एल्यूमिनियम का जो गुण था वो बाद में जो था एका एलियम का गुण जो था बाद में गैलियम के गुण से जो था समानता दिखा रहा था। तो मेंडलीफ के अनुमान की असाधारण सफलता के कारण कई सारे रसायनज्ञों ने उनकी आवर्त सारणी को न केवल स्वीकारा बल्कि उनको इस सिद्धांत की अवधारणा का सृजक भी कहा। तो बच्चों, मेंडलीफ द्वारा जो कुछ चीज़ें थी अचीव वो नहीं कर पाए, तो उनकी जगह पर जी.जे. मोसले आए, जिन्होंने आधुनिक आवर्त सारणी जो है वो बनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर तत्वों को उनको एटॉमिक मास के बढ़ते क्रम में न रखकर उनको बढ़ते परमाणु संख्या के क्रम में रखा जाए तो ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से तत्वों के गुणधर्मों का पता चल सकता है। तो जो मोसले आए, उन्होंने अपना जो लॉ, जो भी नियम या जो भी आवर्त सारणी बनाई, उसका जो लॉ था वो उन्होंने उसको आधार माना, वो था परमाणु संख्या। उन्होंने परमाणु द्रव्यमान को छोड़ दिया, उन्होंने उसकी जगह पर परमाणु संख्या को तत्वों के गुणधर्मों का आधार माना। तो उन्होंने जो नियम बनाया उस नियम को इस प्रकार से कहा गया कि तत्वों के गुणधर्म जो होते हैं उनकी परमाणु संख्या का आवर्त फलन होते हैं। परमाणु संख्या से हमें परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन की जो है संख्या कितनी है ये पता पड़ता है, और जैसे जैसे हम एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ते हैं, इस संख्या में जो होती है एक
इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ोतरी होती चली जाती है, एक एक इलेक्ट्रॉन्स की बढ़ोतरी होती जाती है। और तत्वों को उनकी परमाणु संख्या के आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर जो वर्गीकरण प्राप्त हुआ उसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं तथा तत्वों के गुणधर्मों का अधिक शुद्धता से इससे अनुमान लगाया जा सकता है। तो बच्चों आइए अब हम जानते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी की क्या विशेषताएं हैं। इस आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे जिन्हें समूह कहा गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी के उपवर्गों को अगर हम अलग कर दें तो पूर्ण रूप से जो था उसमें 36 कतारें थी जिनको आवर्त कहते हैं। 8वें वर्ग को 3 उपभागों में बांटा गया और एक शून्य समूह को जो था उसमें जो था अलग स्थान पे रहते थे। अब हम जानते हैं आवर्तों के गुण। इस आवर्त सारणी के कुल में इसमें जो थे 7 आवर्त थे। प्रथम आवर्त में जो थे कुल 2 तत्व थे जिनको अति लघु आवर्त कहा गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन का मुख्य कोश N1 में प्रवेश कर रहा था। द्वितीय आवर्त में कुल 8 तत्व थे, इसको लघु आवर्त कहा गया। इसमें इलेक्ट्रॉन मुख्य कोश N2 में प्रवेश कर रहा था। तृतीय आवर्त, इसमें कुल 8 तत्व थे, इसको भी लघु आवर्त कहा गया। इलेक्ट्रॉन मुख्य कोश के N3 में प्रवेश कर रहे थे। इसके बाद आता है चतुर्थ आवर्त, इसमें कुल 18 तत्व थे जिसको दीर्घ आवर्त का नाम दिया गया और इसमें इलेक्ट्रॉन जो थे मुख्य कोश N4 में प्रवेश कर रहे थे। पंचम आवर्त या 5वां आवर्त जो था उसमें भी कुल 18 तत्व थे जिसको दीर्घ आवर्त जो था नाम दिया गया। इसमें इलेक्ट्रॉन जो थे मुख्य कोश N5 में जो थे प्रवेश कर रहे थे। इसके बाद जो 6th आवर्त था उसमें जो थे कुल जो थे 32 तत्व थे, इसको अति दीर्घ आवर्त का नाम दिया गया। इसमें इलेक्ट्रॉन जो थे मुख्य कोश N6 में प्रवेश कर रहे थे। इसके बाद 7वें आवर्त में क्या हो रहा था, कुल जो थे 24 तत्व रखे गए थे इसमें और ये अपूर्ण आवर्त इसका नाम दिया गया। इसमें इलेक्ट्रॉन जो थे मुख्य कोश N7 में जो है प्रवेश कर रहे थे। पहले आवर्त को छोड़कर शेष आवर्त जो थे वो जो थे क्षार धातु से प्रारंभ हो रहे थे और उत्कृष्ट गैसों पर जाकर समाप्त हो रहे थे। इसमें अगर हम देखें कि गुण देखें, समूह के गुण देखें तो किसी एक समूह में सभी तत्वों के बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी संख्या समान होती है। बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को ही संयोजी इलेक्ट्रॉनों का नाम दिया गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होने के कारण ही एक समूह के सभी तत्वों के गुण जो थे वो समान होते थे। अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के स्थान को जो आधार मानकर जो है इनको 4 ग्रुप में जो है S, P, D और F में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब प्रथम और द्वितीय समूह, इसको जो था एक S ब्लॉक का नाम दिया गया। प्रथम और द्वितीय समूह को जो था पहला और दूसरा, इसको जो था S ब्लॉक का नाम दिया गया। जो पहला समूह था उसको एल्कली कहा गया और जो सेकंड समूह था उसको एल्केलाइन अर्थ एलिमेंट्स का नाम दिया गया, अर्थ मेटल का नाम दिया गया। दूसरा जो था उसके बाद नाम आया समूह 13 से 18 तक के तत्वों को P ब्लॉक का नाम दे दिया गया। इस P ब्लॉक को नॉन मेटल भी कहते हैं। इसके बाद 3 से लेकर 12 समूह 3 से लेकर 12 तक के बीच की जो था उसको नाम दिया गया D ब्लॉक तत्व। ये जो थे मेटेलॉइड थे यानी उपधातु थे। इसके बाद आता है आवर्त सारणी के सबसे नीचे का स्तंभ, जो देखें पंक्तियों को देखें तो लैंथेनाइट और एक्टिनाइट के रूप में F ब्लॉक तत्व इसको कहा गया। इनको जो था अगर हम देखें कि S और P ब्लॉक के तत्वों को जो था प्रभावी, नॉर्मल या टिपिकल जो एलिमेंट्स का नाम दिया गया S और P को। प्रतिनिधि तत्व भी इनको कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्वों को जो था संक्रमण तत्वों के नाम से जाना गया और F ब्लॉक के तत्वों को हम अंतः संक्रमण तत्व के रूप में भी जानते हैं।
समूह 1 के तत्वों को 4 धातुएं और समूह 2 के तत्वों को जैसे मैंने बताया एल्कली अर्थ मेटल का नाम भी उनको दिया गया। समूह 1 के तत्वों को 4 धातुएं कहा गया जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, और समूह 2 के तत्वों को जो था क्षारीय मृदा धातुएं कहा गया। लेंथेनाइट जो था उसको दुर्लभ मृदा तत्व कहा गया और अति संक्रमण तत्व का इसको नाम दिया गया। और एक्टिनाइट्स जो थे ये रेडियो एक्टिव तत्व थे, इनको रेडियो एक्टिव तत्व के रूप में जाना गया। यूरेनियम 92 के बाद यहाँ पर जो भी प्रकृति में स्वतंत्र रूप में कोई भी तत्व जो था वो नहीं पाया गया। इनको प्राप्त करने के लिए कृत्रिम रूप से नाभिकीय ऊर्जा का जो था इसका उपयोग किया गया। और इसके बाद अगर हम देखें तो आधुनिक आवर्त सारणी में कई सारे प्रॉब्लम्स का निराकरण, कई सारी कमियां जो थी, पिछली कमियां जो थी मेंडलीव की, उनको जो था दूर कर दिया गया था। जैसे कि भारी तत्वों को हल्के तत्वों से पहले रखने वाली विसंगति दूर हो गई, समस्थानिकों को प्रॉपर स्थान मिल गया, अक्रिय गैसों का भी अपना उचित स्थान मिल गया, और 8वें समूह की जो समस्या थी वो खुद ही अपने आप से दूर हो गई। तो बच्चों इस आधुनिक आवर्त सारणी को भी कुछ म्यूजिकल तरीके से भी हम इसको याद कर सकते हैं। जैसे कि सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप को याद करने का तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ऐसे ही 13 ग्रुप्स, ग्रुप नंबर 13 को भी आप याद कर सकते हैं, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ऐसे कुछ आप अपने तरीके से भी इनको म्यूजिक के तरीके से भी, म्यूजिकल तरीके से भी याद कर सकते हैं। बच्चों अगर हमें इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर दे दिया जाए कि 11 है, अब उसकी पोजीशन हमें पता करनी है कि पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन क्या है, तो हम कैसे पता लगाएंगे? तो बच्चों जैसे कि हमें एक नंबर दे दिया है 11, इसका जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो था परमाणु क्रमांक जो है 11 है, तो सबसे पहले उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखना पड़ेगा। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 281। तो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में 2, फिर 8 और फिर 1, माने कितने शेल हुए इसमें? 3 कोश, यानी 3 शेल जो हैं हमें प्राप्त हुए। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये थर्ड पीरियड यानी आवर्त में इसका स्थान है। एक तो ये पता पड़ा। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके जो लास्ट ऑर्बिट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 1। तो इसकी संयोजकता भी कितनी कहलाएगी? 1। तो इसका मतलब हुआ ये थर्ड आवर्त में और फर्स्ट ग्रुप से जो है बिलोंग करता है। ये तो हुआ फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, अगर कोई एलिमेंट्स हमें दे दिया गया है और उसकी पोजीशन पता करनी है तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएं और उन ग्रुप की में से किसी तत्व का दे दिया जाए और पूछा जाए बच्चों की इस एलिमेंट्स की पोजीशन कहाँ पर है और कैसे है, तो उसमें हम एकदम से थर्ड का है तो ऐसा नहीं बोल सकते कि थर्ड ग्रुप में ही जाएगा। अगर किसी का थर्ड ग्रुप में आ रहा है तो उसमें 3 में है, हमें 10 को प्लस करना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक में नंबर दे दिया जाए 14 कि 14th ग्रुप जो है, 14th नंबर का जो है हमें एक परमाणु क्रमांक दे दिया जाए, अब पूछा जाए कि इसकी पोजीशन क्या है, तो हमें फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है पहले लिखना पड़ेगा। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 14th का होगा 284, यानी कि लास्ट इसकी शेल कितनी गिनी हमने? 284, माने 3 शेल हैं, माने इसको कह सकते हैं कि ये थर्ड आवर्त का तत्व है, थर्ड पीरियड में आता है, इसकी पोजीशन थर्ड पीरियड में है। अब इसका लास्ट वाले कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे बच्चों? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब उसकी संयोजकता कितनी हुई? 4। तो अब हम नहीं बोलेंगे कि ये 4th ग्रुप से बिलोंग करता है, नहीं बच्चों। अब यहाँ 4th आया है, इसका मतलब इसकी संयोजकता हमें 4 पता पड़ी है, तो हमें इसमें 10 को प्लस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 14th। तो अब ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करेगा? 14th ग्रुप और थर्ड पीरियड से जो है ये बिलोंग करेगा, जिसका नाम होगा सिलिकॉन। तो बच्चों हमें इस प्रकार से जो है परमाणु क्रमांक बता दिया जाए तो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को निकालकर उसका जो है पोजीशन को हम पता लगा सकते हैं। तो बच्चों अब बारी है विशेषताएं जानने की। ग्रुप और पीरियड्स की जो है हम विशेषताएं जानेंगे कि उसके परमाणुओं के
तरीके से कि परमाणुओं के आकार ग्रुप में किस प्रकार से और आवर्त में जो है किस प्रकार से जो है घटते बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु आकार के बारे में जानेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हमें जानना होगा कि परमाणु आकार किसे कहते हैं। तो हमने परमाणु आकार माने एक परमाणु का साइज। अगर हम परमाणु की संरचना देखें तो हमने देखा है कि बीच में जो होता है न्यूक्लियस होता है और उसके बाद उसकी शेल्स होते हैं चारों तरफ, शेल्स बढ़ते जाते हैं एक एक करके। तो न्यूक्लियस से शेल तक की दूरी को बच्चों बोलते हैं परमाणु आकार। जितने भी न्यूक्लियस से लेकर शेल तक की दूरी बढ़ती चली जाती है तो उसका साइज भी जो होता है बच्चों बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो अब देखेंगे इसको परमाणु आकार। तो सबसे पहले हम इसको ग्रुप में देखेंगे कि ग्रुप में जब हम चलते हैं ऊपर से नीचे, जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो परमाणु का आकार का जो होता है वो बढ़ता चला जाता है और उसकी त्रिज्या भी जो होती है बढ़ती चली जाती है। क्यों बच्चों? क्योंकि उसमें कोश की संख्या जो होती है वो भी बढ़ती चली जाती है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम को देखते हैं। लिथियम जिसकी परमाणु संख्या 3 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना पड़ेगा 2 1। तो इसमें हमें 2 शेल प्राप्त हुए 2 और 1। तो यहाँ पर उसकी कोश की संख्या का नाम क्या हुआ? K और L प्राप्त हुआ। इसके बाद हम सोडियम में जाते हैं बच्चों। तो सोडियम में क्या है? 11 परमाणु संख्या है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 281। जब 281 हुआ तो कितने शेल प्राप्त हुए? यानी कि 3 शेल हमें प्राप्त हुए। तो यहाँ पर हमें क्लासेस क्या होंगी? K, L और M। इसके बाद हम पोटेशियम में जाएंगे तो पोटेशियम का जो परमाणु संख्या है बच्चों वो है 19। तो अब जो उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो 2881 हो जाएगा, यानी कि 4 शेल मिलेंगे हमें। तो 4 शेल कौन से होंगे? K, L, M, N। तो हम देख रहे हैं जब हम वर्ग या ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु जो शेल की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है बच्चों। जब शेल की संख्या बढ़ती चली जाती है तो परमाणु का साइज भी जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार अब हम देखें कि आवर्त में जब हम बाएं से दाएं चलते हैं तो क्या होता है। तो अगर हम आवर्त में देखें तो बाएं से दाएं चलने पर परमाणु क्रमांक जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, जिससे प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ती चली जाती है। इसके फलस्वरूप बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर जो नाभिक का आकर्षण बल भी है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो परमाणु त्रिज्या यहाँ पर छोटी हो जाएगी और परमाणु का आकार भी जो बच्चों होता है वो छोटा होता चला जाता है। एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम बाएं से दाएं चलेंगे तो देखते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, आर्गन, इस प्रकार से देखते हैं। तो सोडियम का जो है परमाणु क्रमांक 11 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं 281। सोडियम का हो गया 281। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 282, यहाँ पर 282 हो गया। अब आर्गन का देखेंगे तो यहाँ पर हो गया 283। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है प्रोटॉन की संख्या जो होती है इसमें यहाँ पर बढ़ती चली जा रही है लगातार। पहले 281 था, फिर 282 हो गया, फिर 283 हो गया। तो हमने क्या देख रहे हैं? प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ती चली जा रही है। प्रोटॉन की संख्या बढ़ रही है तो जो केंद्रक है, केंद्रक से जो शेल का दूरी जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो आकर्षण बल भी जो होगा उसको ज़्यादा लगाना पड़ेगा, जिससे परमाणु त्रिज्या जो होगी वो छोटी होगी और परमाणु का आकार भी छोटा होता चला जाएगा। दूसरा है आयनिक ऊर्जा। आयनिक ऊर्जा यानी आयंस बनाने के लिए ऊर्जा का जो उपयोग होता है उसको कहते हैं आयनिक ऊर्जा। जैसे कि हम जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। केंद्रक के बाहर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूवमेंट करते रहते हैं। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन्स को निकालना है या फिर इसमें जोड़ना है, तो निकालने और जोड़ने के लिए उसमें इलेक्ट्रॉन्स को जो होता है एनर्जी देनी पड़ती है। नाभिक को एनर्जी लगानी पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स को देने या लेने के लिए। तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये जो शेल्स जैसे संख्या में बढ़ते चले जाते हैं, पहला शेल, पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, जो इससे संख्या में अगर कोश बढ़ते चले जाते हैं तो आयनिक ऊर्जा का मान जो होता है वो बढ़ता रहता है। तो बच्चों हम देखेंगे कि वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो क्या होता है। जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो घटता चला जाता है लगातार, क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु का आकार जो होता है वो जो होता है
घटता चला जाता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। जिससे क्या होता है, आकार बढ़ने से बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर जो होता है नाभिक का जो अट्रैक्शन होता है ना बच्चों, वो भी कम हो जाता है। जैसे जैसे जो होते हैं कोश बढ़ते चले जाएंगे तो नाभिक से उसकी दूरी भी जो होती है बच्चों बढ़ती चली जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। और हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन निकालना है या उसमें डालना है तो वो सिर्फ हम बाह्यतम कोश से ही करते हैं। तो जब बाह्यतम कोश से नाभिक की दूरी बढ़ जाएगी तो उसको नाभिक को किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए या अंदर लाने के लिए उसमें जो होता है बहुत ज़्यादा एनर्जी की जो होती है आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन यहाँ क्या होता है, बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल जो हो रहा है वो कम होता जा रहा है, जिससे परमाणु से जो इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे उसमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि नाभिक से उसका जो अट्रैक्शन है, आकर्षण बल जो है वो भी कम होता चला गया है। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, जैसे कि हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो पहला तत्व आएगा हमारा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सोडियम के पास देखें तो 3 परमाणु क्रमांक है और 11 है सोडियम का और पोटेशियम का 19 है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, परमाणु जो होता है, आकार जो होता है बढ़ता चला जा रहा है, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे नाभिक से दूरी बढ़ गई है। नाभिक से दूरी बढ़ गई है यानी अट्रैक्शन भी जो हो गया है वो कम होता चला जा रहा है। अट्रैक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो आसानी से जो होंगे जो बाहर चले जाएंगे या अंदर आ सकते हैं। तो जिससे हमें क्या पता पड़ा कि इसमें जो होगा वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर जो होता है हमें आयनन जो इलेक्ट्रॉन्स है, आयनन ऊर्जा का मान जो होता है वो कम होता है। इसी प्रकार अगर हम देखें कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, तो बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान जो होता है ना बच्चों वो बढ़ता चला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि परमाणु क्रमांक यहाँ बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है नाभिक पर आवेश चार्ज भी बढ़ता चला जा रहा है। चार्ज बढ़ रहा है तो बाह्यतम कोश पर आकर्षण बल भी जो हो रहा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो होता है वो नाभिक से बहुत टाइटली जो होते हैं आकर्षित बल द्वारा बंधे रहते हैं। आकर्षण बल ज़्यादा है तो क्या होगा, किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर आयनन ऊर्जा का मान बच्चों क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाभिक से बहुत टाइटली बंधे हुए हैं, आकर्षण बल द्वारा टाइटली जुड़े हुए हैं। एग्जाम्पल देख लेंगे, जैसे हम आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो सोडियम के पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2s1, मैग्नीशियम के पास देखिए क्या हो गया 2s2 हो गया, एल्युमिनियम के पास 2s3। तो हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ रहा है तो नाभिक पर चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा तो बाह्यतम कोश पर आकर्षण बल भी बढ़ जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे अपने बाहर निकलने के लिए अधिक एनर्जी की उनको आवश्यकता होगी। इसके बाद अगला आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता, यानी कि जब हम किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं या डालते हैं तो उसमें कुछ एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को उसमें डाला जाता है तो एटम से जो एनर्जी होती है वो मुक्त होती है, रिलीज होती है। उस एनर्जी को जो कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम वर्ग में, तो बच्चों जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हर बार हम देखेंगे कि एक नया कोश जो है ऐड होता चला जा रहा है, जुड़ता चला जा रहा है, जिससे क्या होता है न्यूक्लियर चार्ज भी जो होता है, नाभिक पर आवेश भी जो होता है इससे कम हो जाता है और परमाणु का साइज जो है यहाँ पे बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से क्या होगा, अट्रैक्शन जो है न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन जो होता है वो लास्ट वाले कोश का वो कम होता चला जा रहा है। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालें या फिर निकालें तो अट्रैक्शन तो लो है, अट्रैक्शन लो होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी जो होगी वो कम हो जाएगी। तो हमने क्या देखा, अट्रैक्शन कम तो इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम हो जा रही है। तो अगर हम देखें ऊपर से नीचे की ओर, जब हम फर्स्ट वाले ग्रुप में देखें तो कौन सा है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो पोटेशियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, 2881 है, माने सबसे ज्यादा बिग जो है इसका परमाणु जो साइज का जो है बिग इसका है। तो जो इसका साइज बिग है तो चार्ज भी जो होगा इस पर जो होगा चार्ज कम हो जाएगा, नाभिक का चार्ज कम होगा, नाभिक पर चार्ज कम होगा तो अट्रैक्शन भी कम होगा और अट्रैक्शन कम होने से क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता भी कम हो जाएगी।
इसी प्रकार अगर हम देखें कि आवर्त में बाएं से दाएं जब हम चलते हैं, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान जो होता है क्रमशः बढ़ता चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, परमाणु का आकार जो होगा वो कम हो रहा है और बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है वो बराबर बढ़ते चले जा रहे हैं। बाह्यतम कोश में अधिक फिर से क्या होगा, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जो होंगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन जुड़ने में जो होगा अधिक ऊर्जा जो होगी उत्सर्जित होगी। तो परमाणु आकार कम तो अट्रैक्शन ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी बढ़ जाता है। तो परमाणु आकार कम तो अट्रैक्शन ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान भी यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। अब नेक्स्ट हम आते हैं धात्विक और अधात्विक लक्षणों में। तो सबसे पहले धात्विक यानी धातुएं किसे कहते हैं? धातुएं वे होती हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती हैं, आसानी से अपने अंदर से जो है बाहर निकालती हैं, खोते हैं अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को खोती हैं। फिर आता है नॉन मेटल्स माने जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को जो होते हैं गेन करती हैं, ग्रहण करते हैं, उनको नॉन मेटल्स कहते हैं यानी अधातु कहते हैं। तो अब इनके गुणों को जानते हैं बच्चों। जब हम किसी ग्रुप में वर्ग में आते हैं, ऊपर से नीचे की ओर समूह में आते हैं, तो क्या देखेंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं ग्रुप में, तो जो उसका आकार होता है, परमाणु का साइज़ जो होता है वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि हर बार क्या होता है बच्चों, उसमें नया शेल जो है वो ऐड हो रहा है, जुड़ रहा है, नया शेल बढ़ता जा रहा है। तो नया शेल बढ़ने से क्या हो रहा है कि उसकी न्यूक्लियर चार्जेस जो हो रहे हैं वो कम होते चले जा रहे हैं, यानी जो शेल है, लास्ट शेल जो है, आखिरी कोश जो है वो नाभिक से दूर होता जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, अट्रैक्शन जो आकर्षण जो है वो कम होता जा रहा है। आकर्षण कम होने से क्या हो रहा है, आयनिक ऊर्जा भी कम हो जा रही है। आयनिक ऊर्जा कम होने से क्रियाशीलता जो है वो बढ़ती चली जा रही है। क्रियाशीलता बढ़ने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, जो लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट कक्षा में, आखिरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से जो है बाहर जा सकता है, क्योंकि उसमें आकर्षण बल क्या है बच्चों, कम है। नाभिक से उसका आकर्षण बल जो है वो कम है। ये हमने तो देखा धातुओं में। तो धातुओं में क्या देखा कि हमने जब धातुओं किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर हम आते हैं तो धात्विक गुण जो है यहाँ पे हमने देखा बढ़ रहा है। यही हम अगर किसी वर्ग में नॉन मेटल्स यानी अधातुओं को देखें, तो अधातुओं के ग्रुप में जब हम जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर साइज जो है वो बढ़ रहा है। साइज बढ़ रहा है तो न्यूक्लियर चार्ज जो हो रहा है वो कम हो रहा है। न्यूक्लियर चार्ज कम होने से यहाँ पर अट्रैक्शन भी जो है वो कम हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉन बंधुता भी जो हो रही है वो कम हो रही है। यानी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए जो है उसको आने वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति, आकर्षण बल भी जो है वो कम है। तो नॉन मेटल्स की भी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर कम होती जा रही है। तो देखा क्या हमने कि जब हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं बच्चों, तो धात्विक गुण जो है वो बढ़ता है और अधात्विक गुण जो होता है वो कम होता चला जाता है। अब इसी प्रकार अगर हम किसी आवर्त के बारे में चर्चा करें कि जब किसी आवर्त में जाते हैं तो धात्विक और अधात्विक गुणों का क्या होता है, तो बाएं से दाएं जब हम जाएंगे तो साइज़ जो होगा, परमाणु का साइज़ जो होगा वो कम होगा। परमाणु का साइज़ कम होने से यहाँ पे चार्ज जो हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है। चार्ज ज़्यादा होने से, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से आयनिक ऊर्जा भी बढ़ जा रही है। आयनिक ऊर्जा बढ़ जाने से जो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को अपने अट्रैक्ट करने की शक्ति जो है वो भी, लूज़ करने की शक्ति जो है वो भी कम होती चली जा रही है, जिससे क्या हो रहा है, धात्विक गुण जो हो रहा है यहाँ पर कम हो गया, क्योंकि यहाँ पर लूज़ करने की शक्ति जो है इलेक्ट्रॉन्स की कम हो गई, तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए धात्विक प्रवृत्ति जो होती है यहाँ कम हो गई। लेकिन यही हम अगर अधातु को देखें, अगर आवर्त में हम देखें कि अधातुओं का क्या होता है, तो यहाँ पे बच्चों अधातुओं में यहाँ पे परमाणु का साइज़ जो हो रहा है कम हो रहा है, जिससे न्यूक्लियर चार्ज जो होता है, नाभिकीय जो चार्ज है नाभिक के ऊपर वो अधिक हो गया है, जिससे उसमें अट्रैक्शन भी जो होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, जिससे आध्यात्मिक गुण या जो होता है यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। तो हम पहले क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो होता है आवर्त में, पहले तो धात्विक गुण जो होता है यहाँ पर घटता चला जा रहा है और अधात्विक गुण जो होता है वो बढ़ता चला जाता है। तो बच्चों हमारा ये लेसन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।